हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 विज्ञान का अनसोल्ड यूपी बोर्ड का अनसोल्ड पेपर 2023 का ईएल सेट का भाग 3। तो बच्चों, आज के भाग में हम इसमें रसायन विज्ञान के अंतर्गत आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हमने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों पिछली वीडियो में आपने हमारे पार्ट्स को देखा था। देखते हैं 5 का ए पार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 नंबर का पार्ट था, तो उसने इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। पहला समीकरण दिया हुआ है, इसे संतुलित करना है। CaOH की होल ट्वाइस प्लस CaO CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इक्वल टू CaCO3 और प्लस H2O। और बच्चों ऊपर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो अब हम बच्चों यहाँ से देखते हैं इसे कैसे संतुलित कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बच्चों Ca यानी कैल्शियम का भाग एक यहाँ भी है और एक भाग इस तरफ। इसके साथ इसने जोड़ दिया CO3 यानी यहाँ कितना है CO2 है बच्चों 2 और एक O किस में से लिया गया होगा, कोई सा एक हिस्सा इसमें से एक O का ले लिया गया होगा। तो ये बना CaCO3 और प्लस में 2H2O। तो समीकरण तो लगभग बच्चों संतुलित ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसने संतुलित करने के लिए इस समीकरण को पूछा था बच्चों, पर यह समीकरण ही संतुलित है, कुछ नहीं हम इसमें कर सकते। तो इसका हम केवल नाम ही लिख दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और आप इसे जानते हैं जल है। फिर भी आप एक बार इसके अणु गिने बच्चों, Ca है, O के कितने यहाँ पे 3 और 1 4, यहाँ 2 और 2 एकम 2 यानी टोटल 4 हैं। H के कितने हैं 2 हैं, तो H के भी अणु 2 ही हैं। तो जितने अणु इसने कहा था उतने ही हैं, संतुलित ही है। हो सके अनसोल्ड पेपर में कोई बाय मिस्टेक इन्होंने सही से छाप दिया हो, तो कोई समस्या रही हो तो उसे हम सही कर लेंगे। इसने बस एक समस्या मुझे दिखाई दे रही है जो मैंने सही तरह से लिख दिया। आप इस अनसोल्ड पेपर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने कोई चिन्ह नहीं लगाया था यहाँ पे, और हमने क्या लगा दिया, इसमें एक प्लस का चिन्ह लगा दिया। शायद ये संतुलित प्लस के चिन्ह के लिए ही करा रहा था। दूसरा पार्ट इसमें दिया है फिर से 5 के ए में। दूसरा पार्ट है बच्चों CH4 यानी मीथेन प्लस O2 इक्वल टू CO2, और अब फिर से इसने कोई चिन्ह नहीं दिया, यहाँ H2O दिया है। तो हम क्या लगा देंगे संतुलित करने के लिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह ही लगाएंगे और देखते हैं क्या अभिक्रिया संतुलित है। एक कार्बन एक कार्बन, O के कितने हैं बच्चों 2, यहाँ भी कितने हैं 2, पर एक O फालतू है अब की बार, यानी O का एक अणु इस बार ज्यादा है। तो अब हम O को संतुलित करेंगे यहाँ से। तो O को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस अणु को हम कितना कर दें, यदि दुगुना कर दिया जाए तो O के कितने हो जाएंगे 4, और इस तरफ कितने बचे 2 1, इसे भी दुगुना कर लें। तो जल को दुगुना कर दिया जाएगा। जल दुगुना करो तो हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन क्या हो गए यहाँ से। तो यहाँ हमने इसे कितना करा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, O के कितने हो गए 4, H के 2 दूनी 4 और H के भी कितने थे 4। तो हम इसका रासायनिक नाम देखें तो CH4 को बच्चों हम मैथेन कहते हैं, O2 को हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O को तो आप सभी जानते हैं बच्चों क्या है जल। तो इस तरह से संतुलित करनी थी। पहले अभिक्रिया में वो चिन्ह छोटा हुआ था, इसमें भी एक चिन्ह छोटा रखा था, हमने इसे प्लस लगाया है और फिर एक अणु 2 यहाँ लगाया और एक 2 यहाँ। तो उम्मीद है बच्चों अभिक्रिया आपकी समझ आ गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट बच्चों। तो बी पार्ट में भी इसने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है इस बार इस पेपर में, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें बी पार्ट में भी इसने 2 क्वेश्चन हमें यहाँ दिए हुए। बी का पहला पार्ट है बच्चों, अभिक्रिया दे रखी है Fe प्लस CuSO4, Fe
प्लस CuSO4, यहाँ दे रखा है इसने FeSO4 और प्लस में कॉपर। तो बच्चों अभिकारक और उत्पाद के नाम पूछे हैं। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, जो तीर के निशान से इस तरफ लिखे ना, ये सभी क्या हो, अभिकारक होते हैं, अभिकारक। और जो तीर के निशान से दूसरी तरफ लिखे ना, ये सभी क्या है, उत्पाद। तो इनके हमसे नाम पूछ रहा है, तो नाम हम यहाँ का यही भी बता सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं Fe को क्या कहते हैं बच्चों, आयरन, आयरन। CuSO4 का नाम क्या है, कॉपर। और SO4 को क्या कहते हैं बच्चों, सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, इसमें देखते हैं Fe क्या हो गया, आयरन, और SO4 को क्या देंगे, सल्फेट, आयरन सल्फेट। और Cu का नाम फिर से बच्चों क्या, कॉपर। तो इस वाली अभिक्रिया में ये नाम पूछे गए थे हमसे। तो अभिकारक और उत्पाद के नाम, तो दो अभिकारक थे इसमें, एक आयरन और एक कॉपर सल्फेट, और उत्पाद में भी दो उत्पाद थे, एक आयरन सल्फेट और एक कॉपर। ठीक है बच्चों, इसका एक बी पार्ट 4 है, उभय अपघटन अभिक्रिया पूछ रहा है, केवल अभिक्रिया लिखनी है। बी क्वेश्चन पूछा है इसने ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और लिखा हुआ है परिभाषा नहीं देनी है, केवल एक अभिक्रिया लिखनी है, किसकी, ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है बच्चों, तो ऊष्मीय अपघटन में हम कोई एक उदाहरण ले लेंगे बच्चों, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा का मतलब इसे गर्म करते हैं, तो ये टूट जाता है बच्चों CaO में और CO2 में। ठीक है बच्चों, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट और इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 को तो बच्चों आप सभी जानते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो बच्चों केवल रासायनिक समीकरण पूछी थी, भाषा इसकी नहीं पूछी थी। तो उसमें अभिक्रिया ये थी। तो हाँ, इसने क्वेश्चन नंबर 5 में 4 सवाल हमसे पूछे थे, जो 4 ही नंबर के थे, यानी सभी सवाल एक एक नंबर के यहाँ पे दिए गए थे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कुछ IUPAC नामों को पूछा गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए पूछा गया है आपसे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है HCH, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दिया हुआ। और बच्चों इसका क्या पूछ रहा है आपसे, IUPAC नाम पूछा है इसने। तो IUPAC नाम बताने के लिए हम देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3। तो बच्चों जब आपको IUPAC नाम पढ़ाए गए थे तब बताया गया था 3 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोप। क्या कहते हैं बच्चों, प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण लगा देते हैं आइन, तो नाम हो गया प्रोपाइन। 3 कार्बन थे, 1 2 3, 3 कार्बन को आपने क्या कहा बच्चों, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण लगा दिया आइन, तो नाम बना प्रोपाइन। तो बच्चों देखते हैं इसका सेकंड IUPAC नाम। एक IUPAC नाम और दिया हुआ है C और एक तरफ दिया हुआ है CHO। तो इसकी संयोजकता पूरी कर रखी है इसने, हाइड्रोजन के साथ 2 बार तो और 1 बार 3 हाइड्रोजन के साथ HHH। तो ये है बच्चों इसका IUPAC नाम पूछा गया है 1 नंबर में। 1 2 3 4 कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट, और सभी किससे जुड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए क्या लगा देंगे, एन, नाम बना ब्यूटेन। पर बच्चों पहले नंबर पे क्या है, CHO, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, और IUPAC में इसका अनुलग्न क्या लगाना है, अल, तो नाम बन जाएगा ब्यूटेनल। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। इसका बी पार्ट दिया गया था बच्चों, तत्वों की परमाणु संख्या और संयोजकता बतानी थी बी पार्ट में इसके। वैसे तो ये कोर्स में नहीं है इस साल के लिए, परमाणु संख्या और संयोजकता बतानी थी। पहला नंबर था नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को आप सभी जाने ही हैं बच्चों, क्या हुआ है, N, और परमाणु क्रमांक कितना हो इसका, 7। तो इसने पूछा था हमारे से परमाणु संख्या।
परमाणु संख्या यानी क्रमांक वो कितना था बच्चों इसका 7। और संयोजकता की बात कर रहा था ये संयोजकता। तो संयोजकता के लिए हम इसे तोड़ देंगे अष्टक नियम अनुसार 2 और 5। कितने बचे बच्चों भारितम कोष में 5। तो संयोजकता होगी इसकी 5। पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस साल जो नया सिलेबस एनसीईआरटी ने जारी करा था उसके अनुसार ये प्रश्न पेपर में नहीं है। एक प्रश्न इसने और दिया था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिसे हम किससे प्रदर्शित करें बच्चों Mg से। तो परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या मैग्नीशियम के हुए बच्चों 12। और संयोजकता की हम बात करेंगे यहाँ से। तो संयोजकता बनाने के लिए हम इसे अष्टक नियम अनुसार तोड़ेंगे 2, 8 और 2। भारितम कोष में कितना है 2। तो संयोजकता कितनी है बच्चों इसकी, संयोजकता है इसकी 2। पर ये दोनों जो बी पार्ट्स ये दिए गए हैं 2024 के लिए सिलेबस में नहीं है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, ये आपने दोनों पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 भी और क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमें दिया गया है एक क्वेश्चन नंबर 7 में हमें टिप्पणी पूछी गई है। 3 टिप्पणी पूछी है और एक अथवा में प्रश्न है। दोनों प्रश्न काफी खास है, हम दोनों प्रश्नों को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 टिप्पणी में टिप्पणी हमसे पूछी जा रही नंबर 1 संतरा ए पार्ट में। ए के नाम से इसने दिया है संतृप्त, संतृप्त एवं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों संतृप्त असंतृप्त पे हाइड्रोकार्बन पे यानी कि ए असंतृप्तता, संतृप्त बी असंतृप्त, सी दिया हुआ है ए में ही दोनों एवं करके लिखा हुआ। तो इसके बाद फिर बी रहा होगा इसमें संक्षारण और सी दिया हुआ है बच्चों अवक्षेपण, अवक्षेपण। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था जिसके अंक इसने दिए हैं 2 + 2 + 2 यानी कि तीनों टिप्पणियां हमें बतानी थी। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक अथवा क्वेश्चन भी है, उसे बाद में देखते हैं बच्चों। पहले बात करेंगे हम संतृप्त असंतृप्त की। पहले ए पार्ट को देखते हैं संतृप्त। संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परस्पर एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन कार्बन किससे जुड़ रहे हैं बच्चों? एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जब एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते कौन है? उदाहरण के तौर पे हम पढ़ेंगे इसमें। तो मुख्य रूप से हमें एल्केन, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है बच्चों। तो इसके उदाहरणों में हम देखेंगे एल्केन में CH4। देखो बच्चों फिर से कैसे पूरा कर रहा, कार्बन है N के स्थान पे कितना रखेंगे 1, यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 4, तो क्या बना मैथेन। यदि हम इस उदाहरण में C के स्थान पे कितना रखते हैं बच्चों 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, H के कितने हो जाएंगे 6, कितना बना एथेन। आप और भी लिख सकते हैं, C के स्थान पे कितना रख दो बच्चों 3, तो 3 रख दें, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन आदि। तो इस प्रकार से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पढ़ सकते हैं बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
तो बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परस्पर द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं, द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो उदाहरण में हम पढ़ेंगे बच्चों, दोनों से देखेंगे। एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। जब हम इससे सूत्र बनाएंगे तो हम C का यहाँ कितने रखते हैं बच्चों, 2, 2 दूनी 4। जब हम कार्बन के स्थान पर 2 रखते हैं तो 2 और 2 दूनी 4, तो क्या बना, 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे बच्चों, एथ, और डबल बॉन्ड होने के कारण ई, एथीन। यदि हम 3 रख देंगे यहाँ पे तो 3 दूनी 6, H के कितने हो जाएंगे, 6। 3 कार्बन के लिए क्या बच्चों, प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड होने का, डबल बॉन्ड होने के कारण ई, प्रोपीन। ऐसे ही हम देखते हैं एल्काइन में सामान्य सूत्र है इसका CnH2n-2, CnH2n-2। तो बच्चों जब हम इस सूत्र पे लगाते हैं तो कार्बन की संख्या कितनी, कम से कम 2 होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, Hb कितने बचे बच्चों, 2 कार्बन के लिए H, ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण आयन, नाम बन गया एथाइन। 3 रखेंगे, 3 रख देंगे, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 4। भाई यहाँ हमने 3 रखा तो 3 रख देंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए बच्चों 4। तो 3 कार्बन के लिए बना नाम प्रो, और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण आयन, प्रोपाइन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संचरण। तो बच्चों देखते हैं संचरण। जब कोई वस्तु अपने आसपास, जब कोई वस्तु अपने आसपास अम्ल, वस्तु क्या बच्चों, धातु कहेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, तो संक्षारित हो जाती है, इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। इस क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब हम कोई धातु लें, वो अपने आसपास में कोई अम्ल मिल जाए, उसे कोई आर्द्रता या किसी भी संपर्क में आने पर कैसी हो जाए बच्चों, संक्षारित होने शुरू हो जाए, इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे जंग, लोहे पर जंग का लगना, एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे, लोहे पर जंग का लगना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम कोई उदाहरण दे सकते हैं। संचरण के बारे में भी कितने नंबर की टिप्पणी दी हुई थी बच्चों, 2 नंबर में। अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसे तो आपने पढ़ा है, पर काफी अच्छा पॉइंट है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बच्चों जो अवक्षेपण अभिक्रिया थी, इसकी परिभाषा पढ़ने के लिए आपने सीखा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो आयनों के आदान
प्रदान से बनती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो आयनों के आदान प्रदान से बनती हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पर बच्चों जो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलावे क्योंकि इन अभिक्रियाओं में क्रियाओं में अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप बनते हैं, इसलिए इन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों इन अभिक्रियाओं में अवक्षेप भी बनते हैं, इसलिए इन अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो कुछ उदाहरण बच्चों हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और हम इसकी क्रिया कर देंगे बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ। तो जब हम इसके साथ इसका क्रिया कराएंगे तो Na के यहाँ कितने बच्चों 2 अणु ये Cl के साथ क्रिया कर लेंगे, तो Na और Cl 2 NaCl बना देगा बच्चों, प्लस Ba और SO4 बनने वाला प्रोडक्ट BaSO4 बन जाएगा। यो क्या बना सोडियम क्लोराइड, और यो बन गया बच्चों बेरियम सल्फेट। तो इस वाली अभिक्रिया में इसका बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बने। ठीक है बच्चों, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह देते हैं। और इसका नाम क्या बनेगा बच्चों Na को सोडियम और SO4 के लिए सल्फेट, तो इसका नाम बना बच्चों सोडियम सल्फेट, और इसका बेरियम और Cl के लिए क्लोराइड, तो ये बन गया बेरियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ही अथवा वाला पार्ट। कुछ इसमें अथवा में भी कुछ अभिक्रियाएं हमें दी थी, देखते हैं बच्चों वो अभिक्रियाएं भी। अब हम देखते हैं बच्चों अथवा वाले क्वेश्चंस। तो अथवा वाले क्वेश्चंस हमारे अनसोल्ड पेपर में 2 दिए गए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। तो बच्चों ए पार्ट था इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसने क्या पूछा हमसे बच्चों गुण पूछा है और 2 उपयोग पूछे। गुण का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनावे क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हम क्रिया कराएं तो बच्चों जिप्सम बना दे। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है CaSO4 × 12H2O, इसे हम POP भी कहते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि हम इसमें कुछ मात्रा जल की मिला दें H2O मिला दिया जाए तो ये क्या करा है बच्चों जिप्सम बना दे। CaSO4 तो इतना ही रहेगा CaSO4, पर बच्चों देखो आधा यो और डेढ़ ये कितना बना 2, तो 2 अणु बन जाने जल के H2O, इसका नाम क्या है जिप्सम। जिप्सम ये होता प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जल के साथ करते हैं तब क्या बने जिप्सम बनता है। जैसे आपने पहले इसकी भाषा लिख लेंगे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल की क्रिया जल के साथ करते हैं, जल के साथ करते हैं,
जल के साथ करते हैं तब जिप्सम बनता है, जिप्सम बनता है। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ इसका रासायनिक गुण एक। अब हम इसके इसने हमसे दो उपयोग पूछे हैं बच्चों। तो पहला उपयोग तो ये जिप्सम का ही उपयोग ले लेंगे हम। आपने देखा होगा जब कभी भी हाथ वगैरह टूट जावे, हाथ पांव, तो डॉक्टर एक प्लास्टर चढ़ा दे, तो प्लास्टर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गए, एक बारीक से चूर्ण हो गए, जिसे मिलाने के बाद क्या बना दे, एक कठोर पदार्थ जिप्सम बना दे। तो एक प्लास्टर के रूप में किया जा सके। हाथ टूटने, हाथ की हड्डियों को हाथ की हड्डियों को टूटने पर प्लास्टर के रूप में, तो जैसे कोई हाथ पांव टूट जावे तो उन पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाए उसके रूप में। इसे बहुत खिलौने बहुत अच्छे बने हैं बच्चों, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। तो बच्चों दो उपयोग पूछे थे, तो आप इसमें खूब आराम से बता सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों एक प्रश्न और इसने कहा है अम्ल और क्षार। तो ये प्रश्न 3 नंबर में दिया गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम देखते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। अथवा का बी पार्ट है बच्चों, यो भी क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। तो इसमें इसने पूछा है अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। क्षारक और अम्ल से, बी पार्ट है बच्चों। पहले क्षारक की परिभाषा लिख देंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल भी कह सकें आप, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कौन, OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्षारक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षारक, नंबर 2 दुर्बल क्षारक। ठीक है बच्चों, एकल दो उदाहरण हम दोनों में लिख देंगे। प्रबल क्षारक में हम लिख देंगे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो ये क्या काम कर रहा है बच्चों, वे पदार्थ जो सरलता से OH आयन दे दें वो क्षारीय, प्रबल क्षारीय क्या नाम है, और जो थोड़ा समय लगाने जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH आदि, ये सभी क्या है, ये दुर्बल क्षारक है। ठीक है, इसी पार्ट में इसने प्रश्न हमसे पूछा था अम्ल का। तो अम्ल भी सेम इसके जैसा ही है, बस वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, किस स्थान पर लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को हम कहते हैं बच्चों H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अम्ल भी कितने प्रकार के बच्चों, 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 प्रकार है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। तो बच्चों बहुत सारे आपने प्रबल अम्लों के नाम पढ़े हैं, जैसे हम क्या कहते थे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो बच्चों दुर्बल अम्ल की बात करेंगे हम। तो दुर्बल अम्लों में हम
ले लेंगे एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस प्रकार से बच्चों ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ा क्षारक किसे कहते हैं, उसके दो प्रकार भी समझाए इसे। अम्ल किसे कहते हैं, इसके दो प्रकार। अब इसने एक छोटा प्रश्न इसमें और दिया था, दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। तो देखते हैं बच्चों दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग। तो बच्चों दैनिक जीवन में पीएच के उपयोग हम ले रहे हैं। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं 7 से लेकर 7.8 पीएच के प्रास के मध्य संपन्न होती हैं। यदि इसका पीएच मान, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं का पीएच मान 7 से 7.78 के मध्य रहता होगा तो ये क्रियाएं हमारे शरीर में अच्छे से हो पाएंगी। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ जावे तो पेट में क्षारीयता बन जावे, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही अच्छी पैदावार के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। यह विशिष्ट पीएच मान 5.6 से लेकर 7.5 तक के प्रास का होता है। यदि इसकी पीएच की संख्या यहाँ भी कम या ज़्यादा होगी तो उसमें खेती में थोड़ी सी समस्या आएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। बच्चों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।